आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर 1 द प्रेसिडेंट पर बात करेंगे। ये चैप्टर आर्टिकल 41 से 49 तक है, जिसमें हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट का ओथ कैसे होगा, प्रेसिडेंट के पावर्स कौन कौन से हैं। आइए हम समझते हैं। ये पार्ट 3 का चैप्टर 1 है। द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। इसकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले मुस्लिम, (45 years age and can qualify as a member of नेशनल असेंबली। यानी इसकी अहलियत इतनी हो कि अगर प्रेसिडेंट की अहलियत इतनी हो कि अगर वो नेशनल असेंबली की सीट के लिए किसी हल्के से खड़ा हो जाए तो वो जीत जाए। और प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम हो और 45 ईयर उसकी एज हो। 45 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन चुनेगा? जो इसका इलेक्शन है वो सेकंड शेड्यूल के मुताबिक होगा। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक होगा, जिसे बोथ हाउसेस वोट करेंगे। उनके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी वो शेड्यूल 2 में बताई गई है कि उसका इलेक्शन ऑफिसर कौन होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। ये सारा हमें शेड्यूल 2 में बताया गया है। वोट कौन करेगा? बोथ हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट एंड प्रोविंशियल असेंबली। उसे प्रोविंशियल असेंबली भी वोट करेगी और बोथ हाउसेस से भी उसको वोट होगा। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कितने दिनों में होनी चाहिए? कम से कम 30 दिन हो और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। यानी 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान ले कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व है, इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, तो जनरल इलेक्शन के 30 दिन अंदर, जब जनरल इलेक्शन हो जाएगी तो उसके 30 दिन अंदर प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी और प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। 30 डेज, विद इन 30 डेज इलेक्शन होगी। और अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है, इन केस अगर ऑफिस या पोजीशन वेकेंट है, तो भी कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। आर्टिकल 41 ने
हमें ये बताया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जहां पर फेडरल सिस्टम होता है वहां स्टेट का हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा और गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, 45 ईयर एज होनी चाहिए उसकी, और वो अगर किसी हल्के से खड़ा हो जाए तो नेशनल असेंबली का मेंबर इलेक्ट हो सके, यानी इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा इसका इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो सेकंड शेड्यूल के मुताबिक होगा और कम से कम जो है 30 दिन, ज्यादा ज्यादा 60 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड है किसी वजह से तो जनरल इलेक्शन के 30 दिन के अंदर, जनरल इलेक्शन के बाद 30 दिन के अंदर प्रेसिडेंट की जो है वो वैकेंसी फिल की जाएगी, यानी इलेक्शन के जरिए जो सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। उसके अलावा अगर पोजीशन वैकेंट है तो भी वही जो है टर्म आता है 30 दिन कम से कम और 60 दिन ज्यादा से ज्यादा। वोट कौन करेंगे? नेशनल असेंबली के बोथ हाउसेस के मेंबर्स वोट करेंगे और प्रोविंशियल असेंबली वोट करेगी। तो ये था इसका। और इसकी जो वैलिडिटी है, दी वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन shall not be called in question in any court or tribunal or other authority। उसकी जो वैलिडिटी है वो कहीं पर भी उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, चाहे वो कोई कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो या कोई अथॉरिटी हो। अभी आते हैं इसकी ओथ की तरफ, प्रेसिडेंट का ओथ। तो प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 42 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के आगे ओथ उठाएगा बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेंगे प्रेसिडेंट से। और वो जो ओथ है, जो ओथ का फॉर्म है वो थर्ड शेड्यूल में हमें बताया गया है। जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ के बारे में है। थर्ड शेड्यूल वाला जो फॉर्म है, ये थर्ड शेड्यूल ओथ के बारे में है। तो थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ही ओथ उठाएगा प्रेसिडेंट। इसको रफ कर ले तो हम अपने आर्टिकल 43 की तरफ चलते हैं। ये है आर्टिकल 41, ये 42। तो आगे चलते हैं हम आर्टिकल 43 की तरफ। आर्टिकल 43 हमें बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। शराइत कौन से हैं, कौन कौन सी वो कंडीशन है प्रेसिडेंट की ऑफिस
कि वो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो किसी भी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में ना हो, नई कोई ऐसी ऑफिस पर काबिज हो जो कि फायदा दे सर्विसेज से। सबसे पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट ये हो गई कि वो इलेक्टेड मेंबर ना हो, किसी भी, ना पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली का इलेक्टेड मेंबर हो और ना जो है प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्टेड मेंबर हो। अगर इलेक्टेड मेंबर होगा तो जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो उसकी जो वो पोस्ट है वो वेकेंट मानी जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आ गया इसके क्लास में कि नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विसेज। सबसे पहले ये हो गया। दूसरी, नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। ये मेंबर ना हो किसी भी असेंबली का। अगर मेंबर किसी भी असेंबली का होगा तो जब ये प्रेसिडेंट जो है बन जाएगा तो उसकी जो पोजीशन है वो वैकेंट कंसीडर होगी। इसमें तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो वो स्पीकर को लिखेगा। प्रेसिडेंट एड्रेस टू स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। रिजाइन, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो नेशनल असेंबली के स्पीकर को लिखेगा। ये बात जहन में रखनी है। इसमें इस आर्टिकल 43 ने हमें 3 बातें बताई। पहली बात कि प्रेसिडेंट जो हो वो कोई भी किसी भी सर्विसेज में ना हो, यानी ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न कर रहा हो। इसने दूसरी बात बताई कि वो इलेक्टेड मेंबर ना हो, ना तो नेशनल असेंबली का ना ही किसी प्रोविंशियल असेंबली का। अगर वो इलेक्टेड मेंबर होगा तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी सीट जो है वो वैकेंट कंसीडर की जाएगी। इसमें तीसरी बात हमें ये बताई गई कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेगा तो वो किसको लिखेगा, वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को लिखेगा कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं। वो एड्रेस करेगा, लिखेगा अपनी सिग्नेचर के साथ। हमने आर्टिकल 43 पढ़ा। अभी आर्टिकल 44 की बात करते हैं। ये हमें बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका टर्म कितना होगा ये हमें ज़हन में रखना है। ऑफिस का टर्म जो होगा प्रेसिडेंट की ऑफिस का वो 5 साल होगा और जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आता वो ऑफिस होल्ड करेगा। ये बात जो है हमें आर्टिकल 44 ने बताई। कितना टर्म होगा, 5 इयर्स। 5 इयर्स इसका टर्म होगा। उसके अलावा कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टेन्योर, कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनता है तो वो सिर्फ 2 टेन्योर के लिए बनेगा, यानी 2 मर्तबा से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ये था हमारा आर्टिकल 44। आए हम आर्टिकल 45 पर थोड़ी नजर डालते हैं।
आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बताता है। ग्रांट, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट या जो है कम्यूट या सस्पेंड, ये जो इसका पावर है। तो प्रेसिडेंट का पावर कौन कौन से प्रेसिडेंट के है? प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन, ये आर्टिकल 45 है। तो क्या कर सकता है ये? ग्रांट, पार्डन, रिप्रीव, कम्यूट या रेस्पाइट या सस्पेंड और कम्यूट any sentence which granted by any court, किसी भी कोर्ट की तरफ से किसी को कोई सजा है तो ये सजा को मुकम्मल खत्म भी कर सकता है, उसको मुअत्तल भी कर सकता है, उसको तब्दील भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पावर्स है। ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये आर्टिकल 45 ने हमें बताया। 46 हमें बताता है आर्टिकल 46, प्रेसिडेंट kept to be informed। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। दाखिली पॉलिसी, खारजा पॉलिसी या जो भी बिल पेंडिंग में है या जो भी बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहे हैं वो सबके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। ये आर्टिकल 46 ने हमें बताया। आर्टिकल 47 प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट या रिमूवल के बारे में हमें बताता है। आर्टिकल 47 इम्पीचमेंट, या इसे रिमूवल भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जा सकता है, उसकी कितनी कंडीशंस है? सबसे पहले कि वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, and second violation charge of violation of Constitution of Pakistan or gross misconduct। ये चार बातें हैं जिनकी वजह से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है अपनी ऑफिस से। और उसका तरीकेकार भी इसी आर्टिकल ने बताया है कि उसका रिमूवल कैसे होगा, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये चार कंडीशंस याद रखनी है। प्रेसिडेंट अगर फिजिकली या मेंटली अनफिट हो गया और अगर उस पर चार्ज है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, या उस पर ग्रास मिसकंडक्ट का एलिगेशन है, वो चेयरमैन को एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस में वो सबब होगा
कि हम जो है रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के हवाले से या प्रेसिडेंट के रिमूवल के हवाले से, उस पर वो एलिगेशन भी लिखा होगा कि क्या उस पर एलिगेशन है। तो जब नोटिस चेयरमैन के पास जाएगा तो चेयरमैन उसे स्पीकर के पास भेजेगा। चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन will send notice to speaker and speaker within 3 days वही नोटिस प्रेसिडेंट को भेज देगा कि भाई ये तुम पर एलिगेशन है और पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग है, वो रेजोल्यूशन लाना चाहती है। और स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर समन करेगा, विल समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट बोथ हाउसेस। उसका टाइम कितना होगा? कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन। तो समन करेगा कि भाई आए, इस पर इन्वेस्टिगेशन करें जो एलिगेशन प्रेसिडेंट पर लगा हुआ है, और प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाएगा कि वो आए और अपना डिफेंड करे। तो उसके बाद अगर साबित हो गया, रेजोल्यूशन मूव हो गया, प्रेसिडेंट पर वो एलिगेशन साबित हो गया, तो प्रेसिडेंट फौरन वो ऑफिस छोड़ देगा। ये था हमारा आर्टिकल 47 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 48 हमें क्या बताता है? प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस, वो एडवाइस पर अमल करेगा। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस। एडवाइस कौन देगा? उसे मिनिस्टर्स देंगे, कैबिनेट देगी किसी भी मामले पर एडवाइस। और जब उसे एडवाइस वो मिलेगा अमल करने के लिए, तो वो 15 दिन के अंदर उस पर अमल करेगा। 15 डेज में उन एडवाइस पर अमल करेगा प्रेसिडेंट। इसमें हमें दूसरी बात यह भी बताई गई है कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो प्रेसिडेंट 90 दिन के अंदर जनरल इलेक्शन कराएगा। नवे दिन के अंदर जनरल इलेक्शन कराएगा। और जो केयर टेकर है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर करेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट जो आर्टिकल 224 और 224A के मुताबिक होगी। तो ये था प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यानी प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस पर ही एक्ट करेगा। प्रेसिडेंट के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है। जो डिस्क्रिशनरी पावर हमने बताए कि वो ग्रांट पार्डन कर सकता है, जो उसके डिस्क्रिशनरी पावर है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। और कोई भी कोर्ट जो इसको एडवाइस मिली है, प्रेसिडेंट को एडवाइस मिली है, उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती। कोई भी कोर्ट उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती कि भाई जो ये मिनिस्टर्स थे इन्होंने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दिया। कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। कॉल्ड इन क्वेश्चन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये था इसका असली कॉन्सेप्ट जो है, एक प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस करेगा। इसका आखिरी जो है प्रेसिडेंट का वो है
आर्टिकल 49, इसमें चेयरमैन एंड स्पीकर आर स्पीकर मीन्स स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ सेनेट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 49 के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट जो है नहीं है, मुल्क में नहीं है, तो वो उसकी जगह जो उसकी ड्यूटीज है वो कौन परफॉर्म करेगा, या बीमार है या किसी भी वजह से वो ऑफिस बियर नहीं कर सकता या बाहर है, तो उसकी जगह कौन वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो पहले नंबर पर चेयरमैन विल परफॉर्म। चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ सेनेट, चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ सेनेट, वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा अगर प्रेसिडेंट नहीं है। और अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी नहीं है तो फिर कौन परफॉर्म करेगा, फिर परफॉर्म करेगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। जब स्पीकर का लफ्ज आएगा तो समझा जाएगा कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो आर्टिकल 49 ने हमें ये बताया कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी वजह से मुल्क से बाहर है तो उसकी ऑफिस की जो जिम्मेवारियां है वो कौन परफॉर्म करेगा। तो पहले नंबर पर है चेयरमैन वो परफॉर्म करेगा उसकी जगह। अगर वैकेंट हो गई या उसकी वफात भी हो गई, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो भी चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो ही उसकी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी नहीं है, मुल्क से बाहर है, तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली उसकी जगह ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 का चैप्टर 1 द प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगी, प्रेसिडेंट ओथ कैसे उठाएगा, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होगी, प्रेसिडेंट के पावर्स कौन कौन से है, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस करेगा, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उसकी जगह पर कौन ड्यूटीज परफॉर्म करेगा।